परसेंट लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह है कि इन क्लास 5 वाइल डिस्कसिंग द चैप्टर हुज फॉरेस्ट, यानी हुज फॉरेस्ट नाम का एक चैप्टर है, किसके जंगल पर चर्चा होती है जब आप क्लास 5 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ईवीएस की यानी पर्यावरण अध्ययन की। द टीचर नैरेटेड अ ट्रू एनेक्डोट ऑफ सूर्यमणि हु स्टार्टेड अ सेंटर नेम्ड तोरांग। बहुत इंपॉर्टेंट है, तोरांग पे क्वेश्चन आता है और सूर्यमणि भगत आई थिंक इनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कक्षा 5 में एक चैप्टर है किसके जंगल, और इस किसके जंगल में एक किस्सा सुनाया सूर्यमणि के बारे में, जो कि एक सच्चा एनेक्डोट का मतलब होता है कि वो जो घटनाएं जैसे डेली बेसिस पे बच्चे ने कुछ कर दिया स्कूल में तो वो एनेक्डोट बन जाता है, वो घटना है अपने आप में, और ये एक सच्ची घटना उन्होंने सुनाई टीचर ने, ताकि बच्चों को थोड़ा सा वो क्या हो, सेंसिटिव हो जंगल को लेकर के। सी ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं। चलिए बात करें सी ऑप्शन, इश्यूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, इश्यूज ऑफ हंगर, इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट और इश्यूज ऑफ कुडुक कल्चर। यानी कि ये जो तोरांग है, ये जो सेंटर नेम है तोरांग, तोरांग क्या है, एक सेंटर है, और तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। तोरांग का मतलब है, कुडुक लैंग्वेज में है ये, और इसका मतलब होता है क्या, जंगल। तो ये किस बारे में था, ये जो तोरांग सेंटर था ये किस बारे में था, ये पूछा है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। ठीक, इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट, देखिए भूख की समस्याओं पे तो इसमें बात नहीं हुई है। इश्यूज ऑफ कुडुक कल्चर, बिल्कुल सही बात है, और कुडुक में ही तोरांग कहा जाता है जंगल को। और दूसरा है इश्यूज ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, यानी जमीन और जीविकाएं की समस्याएं, जीविकाओं की या जीविका की समस्याएं। तो ये इश्यूज ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे गलत नहीं होता, लेकिन हमारे पास हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन का कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही चूज कर सकते हैं। तो उस केस में या तो ए सही है या फिर डी सही है। तो ए एंड डी बोथ का ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है, जितने भी लोग कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। पार्ट ऑफ टीम वर्क इज लर्न्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो टीम वर्क की स्पिरिट है, टीम वर्क की जो स्पिरिट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है, बताइएगा। ये कमेंट में कौन लोग रो रहे हैं, क्या हुआ, क्यों रोते हो इतना, खुश रहा करो यार, है? मेरे पापा जी के नाम देखिएगा। सी ऑप्शन 88% लोग कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 19,000 लोग जागे, आ जाइए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, यानी निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जाता है। फैमिली, हाँ फैमिली सिखा सकती है कि भाई एक दूसरे के साथ घुल मिल करके रहो, बेहतर बनो। स्पोर्ट्स एंड फैमिली, हाँ दोनों सिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, टीम वर्क होता है ना, आप जीत और हार को एक्सेप्ट करना सीखते हो, टॉलरेट करना सीखते हो सामने वाले का पर्सपेक्टिव, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी की बात जो है आपकी बात को मतलब आपको ठीक लगे, तो उसको भी आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना है, या अपने तरीके से सामने वाले की जो डाइवर्सिटी है उसको टॉलरेट करना है, उसका भी पता चलेगा राय पूजा। अगर हम बात करते हैं फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स, यानी परिवार, समाज और खेल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो परिवार है, समाज है और खेल है यानी स्पोर्ट्स है, क्योंकि तीनों ही आ गए ना इसमें। कंडक्टिंग कंपटीशन आंसर नहीं हो सकता कि आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट करा रहे हैं बच्चों को एक दूसरे से, ये हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है ना। हमें बेफालतू में ही ऐसी बचपन से आदत हो जाती है, वो बच्चा गोरा है, अच्छा तुम इतने गोरे नहीं हो, उसकी हाइट इतनी है तुम्हारी नहीं है, उसके इतने नंबर आते हैं तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे, उसके पास ये है तुम्हारे पास क्यों नहीं है, तुम्हारे पास है तो देखो उसके पास तो ये नहीं है। या तो हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, या अपने आप को ऊपर उठाते हैं, या फिर कम समझते हैं, ये है कॉम्पिटिशन। ठीक, तो ये कंडक्टिंग कंपटीशन से किसी का भला हुआ नहीं है आज तक, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी, और वो भी बहुत ही फोर्स वाली, कुछ टाइम तक मोटिवेटेड फिर खत्म। ठीक, तो फैमिली, या फिर वो अपने आप में इंफीरियोरिटी फील करेगा, जिस चीज के लिए वो बना है वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, फैमिली जो है, परिवार आपको कोऑपरेशन सिखाएगा, सोसाइटी सिखाएगी एक साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, टीम में काम कैसे करते हैं, ग्रुप में काम कैसे करते हैं। स्पोर्ट्स में भी टीम वर्क होता है, पूरी पूरी टीम हारती है या फिर जीतती है, तो कोई एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से चलेगा तो गड़बड़ है। लेकिन कंपटीशन क्रिएट करने से कोई भी टीम वर्क को बढ़ावा नहीं मिल रहा, और वो है भी तो वो हेल्दी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा ये वर्ड जो है कंपटीशन, इसको कोलैबोरेशन से रिप्लेस करेंगे। सहयोग की जरूरत है, एक साथ लाने की जरूरत है बच्चों को टीम वर्क में, ना कि कंपटीशन तो जस्ट ऑपोजिट है टीम वर्क का। ठीक है, आपस में ही कॉम्पीट करने लग जाओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, इसका आंसर मैंने आपको फोटो में दे दिया है, जो पहचान लेगा वो जवाब दे देगा। ठीक है स्वीटी गुप्ता, एकदम स्वीट हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट, यानी कि सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या, सामाजिक कीट नहीं है।
चींटियां, टर्माइट्स, बीटल या हनी बी, इन तीनों के बारे में बात हुई है। बीटल के बारे में आपकी एनसीईआरटी में बात नहीं हुई है। टर्माइट्स होती है दीमक, दीमक भी क्या है, ग्रुप में रहती है। सोशल का मतलब जो ग्रुप में रहे, मतलब आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। और ग्रुप में ड्यूटीज डिवाइड हो जाती हैं, साथ साथ चलते हैं। आपने देखा होगा दीमक भरपूर रहती है एक जगह पे। चींटियां भी एक के पीछे दूसरे चलती हैं, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ये आपको समरी भी मिल जाएगी। तो ये भी ग्रुप में रहती है, यानी सोशल हो गई, सोशल इंसेक्ट। हनी बी क्या है, हनी बी भी ग्रुप में रहती है। आपने देखा है, पूरा बोला जाता है ना, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो ये क्या है, ग्रुप में रहते हैं पूरे, इनके बीहाइव्स होते हैं। लेकिन बीटल जो है, बीटल मतलब इसको झिंगुर कह लीजिए आप, या भृंग कह सकते हैं हिंदी में। ये है आपका बीटल। ये बेचारा सॉलिटरी या अकेला रहने वाला प्राणी है और जीव है, जो भी आप कहना चाहें इसको। ये ग्रुप में नहीं चलता। आपने देखे बहुत सारे बीटल उड़ के जा रहे हैं इधर से उधर, झिंगुर जो है, ऐसा नहीं होता ना, एक आध की किसी की आवाज आती है। तो ग्रुप में, ये सब ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो चींटियां हो, दीमक हो, मधुमक्खी हो, लेकिन बीटल ग्रुप में नहीं रहता। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन आता है ग्रुप को लेके। एक और इंसेक्ट है वास्प, जिसको हम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, भरड़ बोलते हैं आई थिंक, वो काट लेता है ना जो, तो वास्प भी ग्रुप में ही रहता है। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वास्प क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वलसाद टाउन इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। यानी वलसाद शहर जो है वो हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य के, जो कि ऑफकोर्स अब तेलंगाना में है, के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। याद रखिएगा, वलसाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उन्हें नहीं पता लगेगा। वलसाद कहाँ है, गुजरात में है ना। वो ट्रेन शुरू होती है, चलती है, ये वो पूरी जो कहानी है। तो वलसाद कहाँ है, गुजरात में है। हैदराबाद आपको बता ही दिया, तेलंगाना स्टेट के अंदर हो गया। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये गुजरात यहां कहीं होगा, तटीय क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश या अगर हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो ये यहां कहीं होगा। और इसको थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे, क्योंकि ये वाला तट हो गया बे ऑफ बंगाल वाला, इधर आपका इंडियन ओशियन वाला हो गया। तो ये देखें अगर, तो पहले तो ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ये साउथ में है। इसके मुकाबले, गुजरात के मुकाबले क्या है, ये साउथ में है। तो इसका मतलब नॉर्थ तो जाना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ, और इसके साथ साथ वेस्ट में भी जाना पड़ेगा, यानी वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, अगर इधर जाना होता तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, नॉर्थ वेस्ट। एक बार मैप पे भी देख लेते हैं, मैप का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां, तो हमको पता है ये है तेलंगाना, हैदराबाद, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इससे रिवाइज कर लीजिएगा। और हमें पता है कि ये क्या ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इसके बराबर में हम देख रहे हैं, इधर इंडियन ओशियन होगा, ठीक है ना। अगर अरेबियन सी, सॉरी, इंडियन ओशियन नीचे होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे गुजरात की, तो ये सिंपल हम देख पा रहे हैं यहां पे तेलंगाना और गुजरात में कि तेलंगाना है यहां, और तेलंगाना से गुजरात तक जाने के लिए वेस्ट भी जाएंगे और नॉर्थ तो जाना ही है। तो नॉर्थ वेस्ट, पहले तो सबसे पहले कहां जाएंगे, ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, और वेस्ट में भी। तो नॉर्थ वेस्ट में है तेलंगाना। ये क्या होगा, वेस्ट हो गया ना। ये ईस्टर्न आपके जो स्टेट्स हैं इधर हैं, साउथ ये है, ही नॉर्थ वहां है। तो क्या हो गया, एक तो नॉर्थ मतलब ऊपर, और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। सिंपल आंसर इसका हो गया। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में है अगर, तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो भी बता दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पर, सकते हैं ऐसा कुछ। देखिएगा, सी ऑप्शन कह रहे हैं 89% लोग। समझते हैं क्या कहानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी, यानी क्या, कौन सी मुद्रा इज यूज्ड इन आबू धाबी, यानी आबू धाबी में किस मुद्रा का प्रचलन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आबू धाबी की करेंसी के ऊपर, फटाफट से बताइएगा। डॉलर है, रुपीज है, दिरहम है, या टका है। टका चलता है बांग्लादेश में, ये बात हमें पता है, नहीं पता तो पता कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है करेंसी पे भी, और ये तो रिपीटेडली सेम ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है। इंडिया की अगर हम अपने नोन कंट्री की बात करें, और भी जगह है वैसे, तो इंडिया रुपीज हो गया, डॉलर यूएसए, और भी कंट्रीज हैं इस तरह की उसके आसपास वाली, कनाडा वगैरह हो गया, बट यूएसए के लिए हम जनरली डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ दिरहम ही बचता है। अगर आप एलिमिनेट भी करते हैं, अगर आप ऑप्शंस हटा भी देते हैं, तो एकमात्र उत्तर क्या बचता है, दिरहम। कहाँ यूज होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो आबू धाबी हो, क्या यूज होगा, दिरहम करेंसी यूज होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दर्द परेशानी, नीरज सिंह कॉमेडी किंग बताइए, अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए। चंचल यादव दिल भेज रहे हैं। आकांक्षा कह रही है मैम आप लिलन टॉप पे बहुत अच्छा किए हो। अच्छा, धन्यवाद आकांक्षा, आपको पसंद आया। वो एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, उस दिन मैं सोई भी नहीं थी पिछली रात को, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं कि लिलन टॉप पे जाना था, इसलिए कि मैं दिन में एक सेमिनार था, सुबह इस कोने पे दिल्ली के और शाम को उस कोने पे दूसरी जगह। देखिएगा, खैर, सेंट्रल बैंक ऑफ
यूनाइटेड एमिरेट्स, ये क्या है, यूएई की करेंसी हो गई। 50 दिरहम आपको फोटो में देख पा रहे हैं, आप देखिएगा। तो दिरहम्स यूएई में चलेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाहे वो दुबई की बात हो रही है, यहाँ पे इनकी अबू धाबी की बात हो रही है, जितनी भी कंट्रीज हैं बेसिकली यूएई में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नहीं सब में तो नहीं चलेगा, खैर सऊदी वगैरह में फिर अलग चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यूएई में, यूएई के जितने भी जगहें हैं वहां पे चलेगी आपकी दिरहम। चिराऊ, चिराऊ पे इतनी बार क्वेश्चन आया है। चिराऊ की अगर हम बात करते हैं, या हिंदी में चिराऊ कहते हैं इसको, तो चिराऊ पे कई बार क्वेश्चन आया है। चिराऊ क्या है बताइए, डांस है, किस जगह का है ये आपको देखना है। बैम्बू के साथ किया जाता है, यानी बांस के साथ। तो इन चिराऊ डांस, जो चिराऊ नृत्य है, पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी मान लीजिए पेयर्स में, जोड़ों में बैठ गए एक दूसरे के सामने, दो लोग बैठे हैं, आमने सामने बैठे हुए लोग हैं। होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स, यानी बांस की जो लकड़ियां हैं, बांस हैं, उनको ग्राउंड पे ऐसे रख के बैठे हुए हैं। एज द ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम की आवाज आती है, क्या करते हैं, द बैम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड, उसको बजाएंगे, डम डम डम, बैम्बू को आवाज आएगी। ठीक, डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट। मतलब कुल मिला के बात क्या चल रही है, चिराऊ डांस में पेयर्स में बैठे हैं लोग और डांस करते हैं। जैसे ही ड्रम की आवाज आएगी, बैम्बू का यूज करके, ये बात याद रखिएगा, बैम्बू का यूज करके, यानी बांस का प्रयोग करके डांस कहां किया जाता है और क्या कहते हैं उसको, तो चिराऊ कहते हैं। और ये कहां का नृत्य है, ये मिजोरम का नृत्य है। ठीक है ना, मणिपुर होगा इसका आंसर, ना असम ना उड़ीसा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपको कोई और बता दे। तो मिजोरम चिराऊ, याद रखिएगा, चिराऊ डांस कहाँ का है, मिजोरम का, बैम्बू का प्रयोग करके किया जाता है। अच्छा, बैम्बू पे एक और चैप्टर है अलग से, जिसको हम कहते हैं ना, वो आपकी झूम खेती, उसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ये खेती से याद आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी जो पानी है किसका, बारिश का, फ्रॉम द रूफ टॉप, जो छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण, यानी रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप वॉज कंजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। दिस ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी जो छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब इंग्लिश में समझते हैं। जो रेन वाटर है उसको आप रूफ टॉप पे, छत पे कंजर्व कर रहे हैं, जिससे कि उसको दोबारा से यूज किया जा सके या रिचार्ज कर सके, हम एटलीस्ट ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज कर लें, है ना, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कम ना हो। ठीक है ना, बताइएगा एक बार। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं रेन वाटर फ्रॉम दी रूफ टॉप, स्पेशली जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है वो इस टाइम पे मॉक टेस्ट से फायदा ज्यादा ले लेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा ही कम है तो उनका मॉरल डाउन होगा, लेकिन फिर वो एनालिसिस करके गलतियां हटा दें अपनी, तो उनका काम बन जाएगा। फटाफट से बताइए, राजस्थान की बात हो रही है, ऑफ कोर्स राजस्थान की बात हो रही है। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल को ठीक किया जा सके। राजस्थान की प्रॉब्लम है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। ये नदी का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, ये पूछा है। तो इस बार आप नदियां भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ईवीएस में थोड़ी सी नजर मार के चले जाइएगा, जरूरी नहीं है दोबारा क्वेश्चन आए, बट क्या पता आप दे ही दिया है तो, और आपके पास समय है तो क्यों नहीं। ठीक है जी, क्यों नहीं, वाई नॉट। ठीक है बात, बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे रहे हैं सी। पानी पी ले भाई, कफ, और नहाओ रात को, कोल्ड ड्रिंक पियो बेटा। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से बहेगी, सी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। बिल्कुल, ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं और आप अभी कुछ नहीं कर सकते। बाकी गंगा कहां से निकलती है ये सब भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये ऐसा पहली बार ही हुआ है, अदरवाइज ऐसे रिवर्स पे क्वेश्चन नहीं आता ईवीएस में। तो एक आध क्वेश्चन क्या पता टपक जाए, ये भी हर सेट में नहीं आया, किसी एक आध ही सेट में आया इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन, यानी जो परिवार है वो सामाजिकरण की भूमिका में, कि हम समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके, कोई घर में आता है नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, बिठाते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं, बड़ों की बातें सुनते हैं, मतलब समाज में क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं क्या नहीं, ये सब जो हम सीखते हैं, परिवार इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि आप सीधा प्रकट जो है भगवान से या जहां से भी कहाँ होते हैं, परिवार में होते हैं दुनिया में, पड़ोसी के यहाँ नहीं, अपने परिवार मतलब फैमिली के अंदर। तो फैमिली आपको सिखाती है कि क्या चीजें डिजायरेबल हैं और कैसे बिहेव करते हैं सबसे पहले, बाद में दुनिया सिखाती है, स्कूल सिखाता है। तो इन दिस रिगार्ड द फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ, यानी परिवार जो है वो कैसा माध्यम है, परिवार कैसा माध्यम है ये हम सबको पता है। फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है। पीएफ से याद रख लीजिएगा,
फैमिली प्राइमरी होती है, सिंपल। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है या ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है, जन्म से पहले नहीं चलती, इन्फेंसी से ही शुरू होती है, क्योंकि हम पेट के अंदर तो नहीं सीख रहे होते कैसे किसको पानी देना है, किसको नमस्ते करनी है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली के द्वारा होगा। सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी होगा आपका स्कूल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्योंकि जब आप 3 साल के कम से कम हो जाते हैं तब तो प्ले वे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैनी मूवमेंट्स हैव एंडोर्स द नीड टू सेव द एनवायरमेंट, यानी वातावरण को बचाने की कई मुहिम चली है, कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। Who amongst the following played a crucial role in the चिपको आंदोलन ऑफ 1970s, यानी निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई, यानी चिपको मूवमेंट का हीरो कौन था, या हम कहें किसने ज्यादा बेहतर काम किया चिपको मूवमेंट में। तो वंदना शिवा हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, मेधा पाटकर हैं, या बाबा आमटे हैं। तो हम सब ने सुंदरलाल बहुगुणा की स्टोरी जो है वो ईवीएस में पढ़ी है, एनसीईआरटी। तो सुंदरलाल बहुगुणा इंग्लिश में पहले से शेयर किए हुए हैं, एक बार इतने उनको पढ़ लेना। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने चिपको मूवमेंट, जिसमें पेड़ को पकड़ के लोग खड़े हो जा रहे थे और बहुत सारी चीजें हुई थी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। ये कहता है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण द इंडिजीनियस पीपल वर कंपेल्ड टू मूव आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स, जो वहां के आसपास के लोकल लोग थे, स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़कर जाना पड़ा। है ना भाई, डिस्टर्ब कर रहे हो आज तुम, बट कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा, फटाफट से बताइए, बट ले सकते हो। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बताइए बताइए बताइए। अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए डी कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल। ट्रांसफर, ये कोई ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ही आसान सी भाषा हो गई। आउट माइग्रेशन, ये माइग्रेशन का ही हिस्सा है अगर बाकी सबको भी देखें तो, ठीक। इमिग्रेशन, एक देश से आप दूसरे देश में, फॉरेन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इमिग्रेशन यूज होता है, बट यहां क्या बात हो रही है, लोगों को अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी चाहत के अगेंस्ट, अपने लोकल एरिया को, अपने नेटिव प्लेस को, अपनी जगह को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी जगह पे विस्थापित किया गया है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन कहते हैं, विस्थापित किया गया है, उनको डिस्प्लेस किया गया है, क्योंकि वहां कोई डैम बन रही है, कोई रोड बन रही है, कोई एयरपोर्ट बन रहा है कहीं, तो उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़े, अब आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ जाएं। देखिएगा अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा जब व्यक्ति अपनी विल के अगेंस्ट दूसरी जगह पे, उसके नेटिव प्लेस से कहीं और आप उसको विस्थापित कर रहे हैं। इमिग्रेशन अपनी मर्जी से भी हो सकता है, आप फॉरेन कंट्री चले गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 समझने का प्रयास करेंगे, समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वी शुड नॉट लीव cooked food uncovered or unrefrigerated for long duration. Which agents are responsible for spoilage of cooked food? यानी हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बोलती ना मम्मी, बेटा सब्जी फ्रिज में रख दियो, या शौर्य दूध फ्रिज में रख दियो, है क्यों? क्योंकि अगर हमने जो भी बना हुआ खाना है या अनकवर्ड फूड है, अगर उसको लंबी ड्यूरेशन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हो जाएगा खराब। उस खराब होने को, किसकी वजह से खराब होता है, ये हमसे पूछा है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? इंसेक्ट्स तुरंत आ जाते हैं क्या? इंसेक्ट्स है, अगर पहले से घूम रहे हो तो आ भी सकते हैं, बट ये तो रीजन नहीं होता कि कीड़े खा जाएंगे, है ना, वायरस लग जाएगा। कोरोना थोड़ी लग जाता है खाने को, वो कोरोना के टाइम पे लगता था, अब नहीं लगता, है ना। वो भी बने हुए कुक्ड फूड की बात हो रही है, तो कुक्ड फूड में तो नहीं लगता था। फंगस या बैक्टीरिया, आप देखते हैं कि फंगस तो बहुत बाद की कहानी है कि आपने जमाने भर के लिए छोड़ दिया उसको, तब कहीं फंगस लग सकती है। बैक्टीरिया है जो मेन रीजन है जिसके लिए कहा जाता है कि बिना फ्रिज के मत रखो लंबे समय तक, नहीं तो वो खाने योग्य नहीं बचेगा। तो बैक्टीरिया की वजह से वो खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आंसर है इसका डी, ना कि फंगस, क्योंकि बात हो रही है कुक्ड फूड को ज्यादा देर तक आप अनकवर्ड या अनरेफ्रिजरेटेड क्यों नहीं छोड़ते, ढक के रखते हैं चीजों को, क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर, और आपने देखा होगा अनकवर्ड रहने पे या ऐसे ही छोड़ देने पे, बिना फ्रिज में रखने में अगर आप भूल जाएं तो सब्जियां खराब हो जाती हैं, फिर अगले दिन आपकी डांट पड़ती है या आप किसी की डांट लगाते हैं, अगर आप खुद मम्मी हैं तो, है ना, है दूध फट जाता है जिसको हम कहते हैं खराब हो जाता है, फिर पनीर बना के खा जाते हैं उसको कई लोग, है ना, ब्लड लिंगुअल ही है वो।
द डेट ऑफ पैकेजिंग इज मेंशन्ड ऑन एवरी पैक्ड फूड आइटम बिकॉज, यानी प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पे लिखा होता है। मान लीजिए आप मैगी भी ला रहे हैं जो कि कोई बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ नहीं है, है ना, या कोई भी आप खाने की चीज ले रहे हैं, एक उस पे पैकेट पे लिखा होगा कि कब तक चल पाएगा, है ना, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। व्यक्तियों पे नहीं लिखा होता है, इसलिए व्यक्तियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होते, वो कभी भी टपक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सिमेंटिक्स का उदाहरण है। जब आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे कि लोग एक्सपायर नहीं होते, चीजें एक्सपायर होती हैं। तो अगर आप व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं फलाने एक्सपायर हो गए, दैट मीन्स आप सिमेंटिक मिस्टेक कर रहे हैं, सिमेंटिकली गलत है आपका वाक्य। अब ये हमने ईवीएस में क्या पढ़ लिया, इंग्लिश को पढ़ लिया। इसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ना कहते हैं कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ दें। ए ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। चलिए देखते हैं, एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन सेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ होती है बेसिकली हर एक फूड लाइफ आइटम की, ठीक बात है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सम प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड, कह सकते हैं। फिर आता है आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस डेवलप इन इट टू स्पॉइल, या फिर वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स। क्या कहना चाहेंगे आप सभी, ये बताइएगा। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, 13th क्वेश्चन की, तो क्या कहता है ये, सिंपल बात थी कि हम पैकेजिंग मेंशन्ड होती है, हर एक पैकेट पे मेंशन्ड होती है कि आपका पैकेट कब तक चलने वाला है या पैक कब से हुआ है, इवन ये भी, है ना। तो प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है कि पैकेज्ड फ्रॉम इतने, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है ये बात, ठीक है ना। बीएड सेकंड ईयर के लिए प्रावधान रहेगा क्या, सेकंड ईयर के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा, आस्था, है ना, आप कर लो इतने बस। एवरी फूड आइटम हैज देयर ओन शेल्फ लाइफ, हाँ एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर पैकेजिंग डेट नहीं पता होगी तो पता कैसे लगेगा कि, मान लीजिए पैकेज डेट होती है कई बार कि इतने तारीख को मैन्युफैक्चर हुआ 21 नवंबर 2022 को, और फिर लिखा हुआ 6 महीने बाद तक बेस्ट यूज हो पाएगा, तो इसका मतलब शेल्फ लाइफ इसकी कितनी हुई, 6 महीने हुई, जब तक ये अपना जीवन पूरा करेगा। बात तो सही है, ट्रू है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स सम प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड, यानी जब आप पैक कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, ये भी बात सही है। अगर हम बात कर रहे हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड सम पैथोजेंस डेवलप इन इट टू स्पॉइल इट, यानी कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए पता तो हो कि कितना टाइम हो गया है। वी शुड नॉट कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड आइटम्स, सारी ही बातें सही हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और जरूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक रह पाए, जिसकी वजह से वो जीवित रह पाता है कुछ टाइम तक। तो ये सारी बातें सही हैं, यानी ABCD, कोई भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। जब नेगेटिव नहीं है तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, ईवीएस उतना मुश्किल नहीं आता जितना आप सोच रहे हैं। देखिएगा, अगर एनसीईआरटी की समरी और वहां से पेडागोजी को समझ लिया है, वेबसाइट आपको ठीक लगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मॉस्किटोज proliferation many methods are suggested, find out a method which does not check, ध्यान रखिएगा does not लिखा है, does not check the breeding of mosquitoes among the following, यानी मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं कि कैसे मच्छर जो है ब्रीड होने से या और बढ़े ना, उसके लिए रोकथाम हो। इसके लिए कुछ कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें से आपको ये पहचानना है कि कौन सी वो विधि नहीं है जो मच्छर की ब्रीडिंग के रोकथाम में यूज होती होगी। फटाफट से बताइए। सी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। पहला ऑप्शन है कीप चेंजिंग द वाटर फ्रॉम द कूलर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक। तो ये तो तरीके होते हैं कि भैया मच्छर जमाना हो जाए, डेंगू का मौसम चल रहा है तो जल्दी जल्दी पानी बदलते रहो, एक जगह पे इकट्ठा मत होने दो एंड ऑल, ठीक है ना। अमृता बिहार आरा से क्या सीटेट क्वालिफाई करके दूसरे स्टेट में जैसे यूपी में, हाँ कर सकते हैं टीचिंग के लिए अप्लाई, ज्यादातर जगह में। कुछ जैसे हरियाणा में अभी इन्होंने रोक लगा दी है, बाकी देखते हैं। अभी तक भी ज्यादातर स्टेट्स में सीटेट चल जाता है। बी ऑप्शन है पुट फिश इन द ponds and water logging areas so they eat the mosquitoes larva, यानी कि आप जो फिश हैं उनको ऐसे तालाब वगैरह में छोड़ दीजिए जहां पे वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएं। चलो ये भी एक सही तरीका है जिससे ब्रीडिंग रुक जाएगी, मच्छर नहीं फैलेंगे, मलेरिया रुकेगा। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, तो ये तरीका मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों को खुद को बचाने के लिए कि मच्छर तो भैया अपनी जगह रहेंगे, वो तो घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रीड करेंगे, लेकिन अगर आपको जीवित रहना है तो आप क्या लगाते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करते हैं। आज भी गांव में, शहरों में बहुत सारी जगह पे यूज होता है ना। तो मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, खुद को बचाने के लिए है। इससे ब्रीडिंग प्रिवेंट नहीं हो रही कि वो बच्चे नहीं देंगे या आगे अपनी प्रजाति नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, प्रजनन नहीं रोकता ये, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन ही गलत है, और गलत है इसलिए सही है। किस कॉन्टेक्स्ट में गलत है, जो क्वेश्चन ने पूछा था उसके हिसाब से गलत है ये, ठीक।
स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट एनी प्लेस, यानी तेल और उसमें वो फंस के मर जाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ये वाली कहानी भी हमने मलेरिया के बारे में पढ़ी है या मच्छरों को रोकने के बारे में। तो डी भी सही था, लेकिन सी ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 15 देख करके जवाब दीजिएगा फटाफट से। डॉक्टर्स एडवाइज डायरिया पेशेंट्स टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर हैविंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर बिकॉज, यानी दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक तथा थोड़ी सी चीनी मिला लें, जैसे ORS का घोल टाइप, उसमें भी यही होता है ना, नमक और चीनी का ही वो एक तरह से मेजरली, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। उसका रीजन पूछा है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स एडवाइस, जो डायरिया पेशेंट है जिसको दस्त हुए हैं, कि भैया ठंडा करो गर्म पानी को और फिर उसमें शुगर और सॉल्ट चुटकी भर मिला दो। चुटकी भर शुगर और सॉल्ट की कीमत तुम क्या जानो मच्छर बाबू, आई मीन डायरिया बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर ए बहुत ही वाहियात डायलॉग था। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन दी इंटेस्टाइन, यानी केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख पाती। मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जब कुछ भी नहीं पच रहा तो एटलीस्ट शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन पच जाएगा। बॉइलिंग वाटर मेक्स द वाटर जर्म फ्री, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बॉइलिंग वाटर है, जो उबला हुआ पानी है, वो जीवाणु रहित हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर कहीं पे पानी साफ सुथरा अवेलेबल नहीं है, कभी आपका आरओ खत्म हो जाए तो आपके घर में माता जी या कोई भी समझदार व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई पानी को उबाल के पी लो, तो सारे जर्म्स जो हैं वो मर जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें सही है, ठीक है जी। और पहला ऑप्शन पूछा था कि ओनली शुगर वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। अब पूछा है कि कौन सी एक बात इस विषय में सही है, सिंपल बात डी ऑप्शन एग्जैक्टली, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि शुगर कोई इसका इलाज मेन ये थोड़ी बस शुगर देनी थी सॉल्ट नहीं देना था, दोनों का मिश्रण काम करेगा, तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब ना हो पाए। बी एंड सी इज द राइट आंसर, ये हमें उतना लॉजिकल लगा नहीं ए ऑप्शन, तो आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है बट अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इन क्लास 3 कक्षा 3 की बात हो रही है। अ टीचर जोसेफ नाम के एक टीचर हैं, वाइल टीचिंग द चैप्टर फूड वी ईट, यानी भोजन पे एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आस्क्स स्टूडेंट्स टू डिस्कस व्हाट दे एट यस्टरडे, और पूछते हैं कि बच्चों तुमने कल क्या खाया था। वो फूड का चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि व्हाट वी ईट, और फिर वो बच्चों को पूछ रहे हैं कि अच्छा कल क्या खाया था ये बताओ। अब सब बच्चे बताएंगे, अलग अलग खाना बना होगा सबके घर में, कुछ बच्चों के घर में सेम बना होगा, अगर जो मान लीजिए बिहार से तो हो सकता है कुछ लिट्टी चोखा जैसा बना हो किसी के यहाँ, कोई अगर पंजाब से है बच्चा तो वो क्या करेगा, वो बताएगा जी साग और मक्के की रोटी बनी थी, है ना। कोई और कुछ और बताएगा, कुछ कॉमन चीजें बताएंगे। इसका मतलब डाइवर्सिटी का पता लगेगा कि अलग अलग लोगों के घरों में अलग अलग खाना बनता है या खाने की वेराइटी होती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन, ये तो हम पहले ही समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या होगा। एक फूड पे इस तरह का क्वेश्चन आता ही इसी के आसपास वाला, शेयरिंग विद पीयर्स व्हाट दे एट, यानी साथियों के साथ खाना। क्यों खाना पचेगा नहीं, ये वो वाली बात थोड़ी गर्लफ्रेंड फोन में लाके बता रहे हैं अच्छा बाबू ने खाना खाया, अच्छा क्या खाया ये भी बता दो, ऐसा थोड़ी कि नहीं पचेगा, भाई पच जाता है बच्चों को खाना, कोई दिक्कत नहीं होने। हाँ 130 प्लस का टारगेट रखवा देते बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, शेयरिंग विद पीयर्स व्हाट दे एट, कि अपने साथियों के साथ साझा करना उद्देश्य है ना, कि पच नहीं पाएगा अगर साथी को नहीं बताया कि कल क्या खाया था, तो ये फालतू बात हो गई। शेयरिंग एस्पेक्ट्स ऑन फूड डाइवर्सिटी, यानी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, बात तो सही है, फिर भी देखेंगे इससे बेहतर ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है। सी ऑप्शन कहता है शेयरिंग व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। यहां ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने के लिए कहा हो कि बैलेंस डाइट की बात हो रही है, इससे बेहतर तो यहां पे यही है। डाइवर्सिटी में भी तो बैलेंस डाइट हो सकती है जिसमें सारी चीजें हो। शेयरिंग व्हाट इज नॉर्मल टू ईट, मतलब ये भी कोई बात हुई, अलग अलग चीजें बताएंगे बच्चे। शेयरिंग एस्पेक्ट्स यानी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, कि भैया विविध बच्चों के घरों में विविध चीजें बनी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कैटी की समरी मिल जाए कहीं से तो वो पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, क्या पूछता है पहले जानेंगे। इन क्लास 4 यानी कक्षा 4 की जब हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज, अनीता और मधुमक्खियों का नाम का एक चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, ये बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में बात करता है। अ ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा हैज बीन नरेटेड हाईलाइटिंग हर एज अ गर्ल स्टार। तो एक ट्रू स्टोरी इसमें हाईलाइट की गई है अनीता कुशवाहा के बारे में, जो कि एक गर्ल स्टार हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन इनिशिएटिव,
यानी कि कक्षा 4 में 5वां अध्याय है अनीता एवं मधुमक्खियों के बारे में, जिसमें अनीता कुशवाहा की एक सच्ची कहानी बताई गई है, जिसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। यानी जो अनीता कुशवाहा हैं उनको हम स्टार गर्ल के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे और उनकी कहानी सुन रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है बताइएगा। पहला ऑप्शन है शोइंग हाउ गर्ल्स आर हैप्पी एंड अंडरलाइन द मच नीडेड सपोर्ट टू देम, यानी दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। तो क्या सारी लड़कियां मधुमक्खी पालन करके ही खुश हो जाएंगी? हैं, ये तो वही वाली बात होगी जो लोग टिप्स दे देते हैं कि भैया ऐसे 4 चीजें ये करो, इससे लड़कियां बढ़ जाएंगी, इससे लड़के बढ़ जाएंगे, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। सब पे कैसे लागू हो सकती है सेम बात? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो सारी लड़कियां मधुमक्खी पाल के खुश होंगी, ये किसने कहा? बी ऑप्शन है शोइंग, फिर ऐसे लोग चप्पलें खाते हैं। बी ऑप्शन है शोइंग गर्ल पावर इज डायनामिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है, यानी डायनामिक है गर्ल पावर, और वॉल्यूम्स में हम इस बारे में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। शोइंग हाउ गर्ल्स आर इग्नोरेंट एंड नीड गाइडेंस, क्या इसमें नेगेटिव बात हुई? गर्ल स्टार कह के ये कह रहे हैं हम कि वो इग्नोरेंट है और उसको गाइडेंस की जरूरत है? ऐसी कोई बात नहीं हो रही, हम तो बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। शोइंग हाउ गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर फैमिली एंड सोसाइटी, ये तो और खराब बात हो गई। सिर्फ बी ही एक पॉजिटिव ऑप्शन है, बच्चे के भले के बारे में है। शोइंग गर्ल पावर इज डायनामिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी यह चैप्टर यह दर्शाता है कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है ना, कैसे डिफरेंट आयामों में काम कर सकती है, अलग अलग क्षेत्र में भी और अलग अलग तरीके से भी, तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करना कि भैया लड़कियां भी इक्वल हैं, वो भी जीवन यापन कर सकती हैं, वो भी डिफरेंट चीजें कर सकती हैं, हम उनको एम्पावर करें और इक्वालिटी की बात करें, लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना करें, दोनों इंसान ही हैं। ये बात इस बात से कन्वे हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन क्लास 4 यानी कक्षा 4 की जब हम बात कर रहे हैं, द चैप्टर ऑन द वर्ल्ड इन माई होम, दुनिया कहाँ है, मेरे घर में है। अ स्टोरी ऑन अक्षय टेल्स अबाउट हाउ हिज ग्रैंडमदर टेल्स हिम नॉट टू ईट और ड्रिंक एट अनिल्स होम। व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 4 की बात हो रही है, उसमें एक चैप्टर है दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में बताती है, जो बताता है कि उसकी दादी ने उसे अनिल के घर कुछ भी खाने के लिए मना किया है। बताइए क्या है? दादी ने कहा है कि बेटा फलाने बच्चे के घर तुम्हें कुछ नहीं खाना है ना? क्या कहानी हो सकती है? फटाफट से बताएंगे। झूले झूले ऑन लेट्स लर्न मैम, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। हाँ सफिशिएंट है। ऋतिक प्रीवियस ईयर लगा लोगे, नोट्स लगा लोगे, आ जाएंगे नंबर। बताओ एक बार। बी ऑप्शन कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही बात है। दादी ने क्या कहा है, बेटा फलाने के घर खाना नहीं खाना, ये वाले बर्तन यूज नहीं करने, इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। इसमें कोई भी दोहराए है क्या? अगर है तो बता दीजिएगा, फटाफट से बता दीजिएगा। कोई कह रहा है कि जो उसका आंसर है वो ए बी सी है। टीम कह रहा है कि बी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिएगा, अ स्टोरी ऑन अक्षय टेल्स अस अबाउट हाउ हिज ग्रैंडमदर टेल्स हिम, ये बात सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वालिटी की तो बात ही नहीं है, नहीं तो ऐसे थोड़ी कहती कि उसके घर खाना मत खाना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, कैसे हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जाति के आधार पे लोगों को छोटा बड़ा या अनटचेबल घोषित कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, हमसे दूर रहिए, हमारे बर्तनों में मत खाइए। ये सब क्या है? अनटचेबिलिटी। हम इंसान को इंसान मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना? हम इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है। इस केस में सी ऑप्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनलिज्म, यहाँ पे सांप्रदायिकता में खाना तो नहीं आएगा एटलीस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ कास्ट की बात यहाँ जरूर हुई है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन पीयर असेसमेंट। पीयर का मतलब होता है साथी समूह, जब बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं उसको पीयर असेसमेंट कहते हैं। इट फोकसेस ऑन अ स्टूडेंट्स ओन असेसमेंट ऑफ हर लर्निंग एंड प्रोग्रेस इन नॉलेज, यानी यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर आधारित है। देखिएगा, अगर स्व आकलन की बात होगी, सेल्फ असेसमेंट की बात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, या फिर सेल्फ असेसमेंट। ये दो शब्द लिखे होंगे, स्व आकलन या फिर एज लर्निंग का मतलब भी खुद से ही आकलन होता है। असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग है टीचर इन्वॉल्व होगा फीडबैक के लिए, ऑफ लर्निंग होती है जजमेंट के लिए। ये तीनों का मेन डिफरेंस है, ठीक है ना? इंग्लिश सी कह रहे हैं ज्यादातर लोग। इट फोकसेस ऑन अ स्टूडेंट व्हाइल शी इज डूइंग एन एक्टिविटी, तो ये तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें पीयर कहाँ है? साथी समूह, क्लासमेट्स चाहिए। पीयर का मतलब क्लासमेट्स से मान लिया करो, या उसके दोस्त हो सकते हैं बच्चे के, ठीक है, लगभग सेम एज के लोग।
इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स असेसिंग अदर स्टूडेंट्स इन पेयर्स और इन ग्रुप्स। ये बात बिल्कुल सही है कि पेयर असेसमेंट का मतलब ये अकेला तो होगा नहीं बच्चा, यानी ग्रुप्स में होगा या पेयर में होगा एटलीस्ट, ठीक है ना। तो बच्चों का आकलन किसमें, ग्रुप्स में, उनके पीयर्स ही, अदर स्टूडेंट्स ही, विद्यार्थी एक दूसरे का आकलन जब कर रहे हैं, जिसका मतलब पीयर असेसमेंट है, सहपाठी आकलन है। इट फोकसेस ऑन द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ग्रुप स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तो टीचर भी कर सकता है असेसमेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का मतलब पीयर असेसमेंट नहीं होता हमेशा। पीयर का मतलब है जब साथी एक दूसरे को, टीचर नहीं, बच्चे ही एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ पीयर असेसमेंट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसमें आंसर क्या है, इन क्लास, आंसर बोल रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, इन क्लास 3 चैप्टर वर्क वी डू, जो काम हम करते हैं, जो 6th थीम है आपकी ईवीएस की 6 थीम है ना, द स्टोरी ऑफ दीपाली इज टू फोकस ऑन, यानी कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं, दीपावली की कहानी, दीपावली नहीं है, दीपाली है ना, दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है, डिग्निटी ऑफ लेबर पर, या फिर अगर हम बात करते हैं, बैच के लिए रुक जाओ यार, हाँ अभी भी कर सकते हो ज्वाइन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सीटेट की बात कर रही हूँ अगर कोई पूछ रहा है तो, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउस होल्ड वर्क, या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। तो इसका सिंपल, अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउस होल्ड वर्क, वो बच्ची जो है वो बड़ी है सबसे घर में, क्योंकि वो फीमेल है तो सारी जिम्मेदारी वो निभा रही है, उसको पढ़ने का भी मौका नहीं मिल रहा। तो ये जेंडर बायस का उदाहरण है कि कैसे हम घरेलू कामकाज में सिर्फ लड़कियों को ही समझते हैं कि